प्यारे साथियों, स्वागत है आपका जीएस वॉरियर में। दोस्तों, आज जो है सो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कड़ी में हम लोग टॉपिक आज लेकर के आए हैं। वह टॉपिक है भारत पर तुर्क का आक्रमण। इससे पहले हम लोग भारत पर अरबों का आक्रमण देखने और समझने का प्रयास किया, और आज के इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कड़ी में भारत पर तुर्कों का आगमन में विशेष रूप से हम लोग महमूद गजनवी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने यह जानने का प्रयास किया कि भारत पर सफल आक्रमण का प्रयास अरबों ने किया था। दोस्तों, वह आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन भारत में एक विशेष रूप से अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब नहीं रहा था। और यहाँ हम देखेंगे कि किस रूप से तुर्क जो है वो भारत में अपना एक राज्य स्थापित करते हैं, कैसे एक राज्य स्थापित करने में कामयाब हासिल करते हैं। आइए उनके बारे में जरा हम लोग जानते हैं। अरबों द्वारा सिंध पर अधिकार तो पा लिया, यानी सफलता उन्होंने पा लिया आक्रमण का, लेकिन भारत में अस्थायी तौर पर वह राज्य स्थापित नहीं कर पाया, असफल हो गया। होता यह है कि वो अरब के जो खलीफा होते हैं उनकी विलासिता और दुर्बलता के कारण भारत में इस्लाम का जो नेतृत्व होता है अरबों के हाथ से छीना गया, यानी अरबों के हाथ में नहीं रह पाया। और क्या होता है कि उसके अरबों के हाथ से खो जाता है, उसके हाथ में आया हुआ चीज वापस हो जाता है। केवल उसका उद्देश्य रह गया था सिर्फ धन लूटना। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि इस्लाम धर्म को तलवार के बल पर किसी तरह प्रसारित करना, लेकिन एक जो सत्ता जो स्थापित करना, यह उसका मकसद नहीं रहता। अगर यह मकसद रह जाता तो उन्हीं के हाथों में होती। इस्लाम का जो नेतृत्व है अरबों के हाथ से जैसे ही खो जाता है तो सबसे पहले ईरानियों के हाथों में आता है, और ईरानी के हाथ में आता है। इसके बाद तत्पश्चात क्या होता है, पुनः एक तुर्क के हाथों में आ जाता है, और वहाँ से यह सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम महमूद गजनवी जो पढ़ेंगे गजनी, ये गजनवी जो है उसमें पढ़ेंगे कि मूलतः ईरानी ही थे, लेकिन तुर्क क्षेत्र में जैसे ही बस गए जिसके कारण तुर्की कहे जाने लगे। आइए जरा देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। महमूद गजनी से पहले भी जो शासक रहे थे उनके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, कहानी 870 ईस्वी की बात है कि एक जहाँ जो अभी गजनी जो प्रदेश है वहाँ जो है याकूब नाम का कोई शासक हुआ करता था। याकूब जो है वह जाबुलिस्तान को जीत लिया था। जाबुलिस्तान एक क्षेत्र है, उसे जीत लिया था, और संपूर्ण राज्य के तहत जितने भी प्रजा थे उन सभी प्रजाओं को मुसलमान बना दिया। संपूर्ण जितने भी प्रजा थे सबको हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। और क्या होता है, उसके बाद 10वीं शताब्दी में यानी 900 कुछ के आसपास अल्पतगिन नाम के एक शासक आते हैं, और यह अल्पतगिन जो है गजनी पर अधिकार जमा लेता है, यानी अपना आधिपत्य जमा लेता है। और उसके बाद क्या होता है, अल्पतगिन ने एक वंश यानी डायनेस्टी का स्थापना करता है जिसका नाम है गजनवी वंश, यानी गजनी वंश। इसको यामनी वंश भी कहा करते हैं। तीनों नाम एक ही है, या फिर आप गजनी कहिए, गजनवी कहिए, या फिर यामनी वंश कहिए, तीनों एक ही नाम है। तो इसकी नींव डाली गई, और अल्पतगिन की मृत्यु जब हो जाती है तो अल्पतगिन के मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए प्रीतिगिन नाम का शासक हुआ करता है उस गजनी क्षेत्र पर। और जैसा कि बताया जाता है, प्रीतिगिन के समय में ही सर्वप्रथम तुर्कों का आक्रमण भारत पर होता है। प्रीतिगिन के समय में इसका ज़्यादा लंबा कार्यकाल तो रहता नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ देखने का प्रयास किए। अब क्या होता है कि उसी अल्पतगिन का दास और दामाद होता सुबुक्तगिन, जो गजनी के गद्दी पर बैठता है 977 ईस्वी में।
अब जो है दोस्तों वो गजनी जो है, गजनी के पड़ोस में जो राज्य आता है वह गजनी के पड़ोस में हिंदू शाही वंश द्वारा स्थापित शासित राज्य होता है, जो जलालाबाद से लेकर के सरहिंद तक और कश्मीर से लेकर के उधर पश्चिम में मुल्तान तक अवस्थित था। क्या होता है कि हिंदू शाही शासक जिसका नाम है जयपाल, वो देखते हैं कि अपनी सीमा पर जो है इतना सारा गतिविधि हो रहा है, ये उभरती हुई जो एक इस्लाम शक्ति है, इसको देखते हैं तो क्या करते हैं कि इस उभरती हुई इस्लामिक शक्ति को दबाने के लिए जयपाल ने क्या करता है, आक्रमण करता है। किस पर आक्रमण करता है? उस अल्पतगीन पर आक्रमण करता है। लेकिन परिणाम क्या निकलता है? परिणाम यह निकलता है कि वो जो हिंदू शाही शासक जयपाल है यह पराजित हो जाता है, विफल हो जाता है। और सुबुक्तगीन जैसे ही शासक बनते हैं तो इसके शासक बनते ही हिंदू शाही राज्य पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है सुबुक्तगीन। और आक्रमण कर देता है तो इसके बाद क्या होता है, जब जीत जाता है तो जलालाबाद व काबुल को गजनी क्षेत्र में मिला लेता है। अब देखिए, हमने पहले भी बताया था कि गजनवी जो है मूलतः ईरानी थे, लेकिन जैसे ही गजनवी जो है तो ये तुर्क क्षेत्र में बसते हैं, जिसके कारण उन्हें तुर्की माना जाता है। अब देखिए, महमूद गजनी जो है या फिर महमूद गजनवी 27 साल की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, 998 ईस्वी में। अब देखिए दोस्तों, गजनी का शासक बनने से पहले वो गजनी जो है महमूद गजनवी अपने पिता के शासन काल में खुरासान का शासक हुआ करता है। ठीक है, अब आइए और कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि बगदाद के जो खलीफा, दोस्तों यह खलीफा पद जो है इस्लाम धर्म में एक ऊंचा पद मिलता है, वो खलीफा कहलाता है। तो खलीफा जो है, बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्ला के ने महमूद गजनवी को मान्यता प्रदान करते हुए उसे कुछ उपाधि देते हैं। कौन? तो वो बगदाद के खलीफा। कौन सी उपाधि महमूद गजनवी को मिलता है? तो उसे मिलता है यामिनी उद दौला और यामिन उल मिल्ला की उपाधि दिया जाता है। याद रखिएगा कि महमूद गजनी को जो उपाधि मिलती है यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला। अब देख लेते हैं, देखिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला अगर कोई मुस्लिम शासक है तो वह महमूद गजनी ही है। यानी महमूद गजनी ऐसा पहला मुस्लिम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। और दोस्तों, ये महमूद गजनी को एक और भी नाम से जाना जाता है, इसे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी कहा जाता है। अब देखिए, महमूद गजनी का भारत पर जो आक्रमण होता है वह 1000 ईस्वी में आक्रमण होता है, पहला आक्रमण। जो वो आक्रमण में क्या होता, पाकिस्तान, अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान, उसका एक जगह है पेशावर, तो पेशावर के कुछ भागों को जीत लेने के बाद ये महमूद गजनी अपने देश लौट जाता है। इसके बाद पुनः जब आता है 1001 ईस्वी में महमूद गजनी, तो शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। तो जयपाल के विरुद्ध जैसे ही 1001 ईस्वी में आक्रमण होता है तो वो हिंदू शाही शासक जो जयपाल है यह महमूद गजनी से पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। और क्या होता है कि जैसे ही वह पराजित होता है तो इसमें होता यह है कि पराजित होने के बाद महमूद ये जयपाल जो है बहुत सारा धन दौलत दे करके इससे मुक्त होता है और अंत में जाकर क्या होता है, अपमानित होकर के यह आत्महत्या कर लेते हैं। और देखिए, ये महमूद गजनवी का अंतिम यदि आक्रमण कहा जाए तो सबसे अंतिम भारतीय आक्रमण इसका होता है 1027 ईस्वी में, वो भी जाट के विरुद्ध होता है।
और महमूद गजनी का मृत्यु 1030 ईस्वी में होता है। दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि मेरे साथ एक समस्या है। वह समस्या यह है कि वीडियो भी आपको बहुत दिनों के बाद बन रही है। दरअसल ऐसा है कि हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ हो चली थी, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। दोस्तों तबीयत में थोड़ी ही सुधार हुई है कि हम वीडियो अभी बनाना प्रारंभ किए हैं, फिर भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैनेज करके चलिए। देखिए गजनी जो है, महमूद गजनी के दरबार में कुछ प्रमुख व्यक्तित्व भी रहते थे, वो जो धनी संपदा के रहते थे। वो व्यक्ति कौन है? अल-बरूनी है, फिरदौसी, उतबी और फिर फारूकी है। अब हम एक यह भी बात जान लीजिए कि यह सभी कोई जानते होंगे कि महमूद गजनी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया है, यानी भारत को 17 बार उसने लूटा है। अब आइए देखते हैं, देखेंगे हम अगले कड़ी में देखेंगे महमूद गजनी का भारत पर जितना भी आक्रमण हुआ है उसमें कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक हिंदू शाही वंश है जिसके शासक होते हैं वही जयपाल। यह जयपाल का जो क्षेत्र है दोस्तों, पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर भाग ले लीजिए और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग ले लीजिए, यह क्षेत्र आता था। तो इस क्षेत्र पर 1001 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा आक्रमण किया गया। इसमें क्या होता है कि जयपाल पराजित हो जाता है, और जैसे जयपाल हार जाता है महमूद गजनी से, तो जयपाल को महमूद गजनी द्वारा बंदी बना लिया जाता है। और दोस्तों यह शाही जो राजधानी होता है वहिंद, या फिर उसको हम उद्भांडपुर कहते हैं, वो ध्वस्त कर दिया जाता है महमूद गजनी के द्वारा। और जयपाल जो है हाथी या फिर धन दौलत दे करके उससे मुक्त हो जाता है, और बाद में यह अपमानित एक लाज लज्जा से शर्मित व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? हिंदू शाही शासक जयपाल। अब आगे देखते हैं तो मुल्तान के शासक हुआ करते हैं फतह दाऊद। तो मुल्तान के शासक फतह दाऊद हुआ करते हैं, इस पर आक्रमण किया जाता है 1004 ईस्वी में महमूद गजनी द्वारा। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ये कि महमूद गजनी जो है मुल्तान पर अधिकार कर लेता है, और इस पर जो शासक है वह करमाथी जाति का होता है, जो शिया मत को मानने वाला था ये फतह दाऊद। इसको क्या किया जाता है? महमूद गजनी फतह दाऊद को हटा देता है गद्दी से, और राजा जयपाल के पोता यानी उसे पौत्र कहेंगे, और सुख आनंद पाल का बेटा सुखपाल, इसको गद्दी दे दिया जाता मुल्तान का। और दोस्तों आनंद पाल का बेटा जो सुखपाल है, इसे गद्दी तो मिल जाता है, लेकिन क्या होता है इसका धर्मांतरण करा दिया जाता है, यानी सुखपाल को एक हिंदू से मुसलमान बना दिया जाता है। आगे चल करके क्या होता है कि यह सुखपाल जो है पुनः हिंदू बन जाता है, और जैसे ही हिंदू बनता है तो इसकी खबर ये महमूद गजनी के पास जाती है, तो महमूद गजनी इसे गद्दी से हटा देता है। माफ कीजिएगा, आइए देखते हैं आगे है आनंद पाल। अब आनंद पाल के बारे में देखिए। आनंद पाल जो है ये भी हिंदू शाही वंश का शासक होता है, और ये हिंदू शाही वंश का शासक आनंद पाल जो है, इस पर ये आक्रमण किया जाता है 1008 ईस्वी में। क्या होता है कि हिंदू शाही द्वारा, जितने भी हिंदू शाही व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा नंदना एक जगह है, इस नंदना को राजधानी बना दिया जाता है। और नंदना को जो राजधानी बना दिया गया हिंदू शाही वंश का, तो महमूद गजनी द्वारा उसी नंदना को क्या किया था? नष्ट किया जाता है, यानी ध्वस्त किया जाता है। और जैसे ही ध्वस्त किया जाता है तो यहाँ आनंदपाल आत्मसमर्पण कर देते हैं। किसके नज़दीक? ये महमूद गजनी के नज़दीक। अब देखिए अगला जो आक्रमण होता है नगरकोट पर। नगरकोट जो कांगड़ा में है दोस्तों, यहाँ 1009 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। यह जो नगरकोट है कांगड़ा में, यह एक पहाड़ी राज्य है। यह पहाड़ी राज्य कांगड़ा नगरकोट जो है, कांगड़ा का नगरकोट जो जगह है,
यहाँ पर कोई आक्रमण हुआ ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी रास्ता, कोई लड़ने के लिए ही नहीं आया था। जिसका परिणाम क्या होता है कि अपार मात्रा में धन संपदा को लूटा जाता है महमूद गजनी के द्वारा। इसके बाद अगला आक्रमण होता है 1015 ईस्वी में कश्मीर में। और दोस्तों कश्मीर में लोहार वंश की शासिका होती है महारानी, जिसको कहते हैं रानी दिद्दा। यहाँ देखिए बड़ी कश्मीर पर जो आक्रमण हुआ एक सोचने पर मजबूर कर दिया था महमूद गजनी को भी। दोस्तों महमूद गजनी को भारत से पहली बार हार का सामना करना पड़ा। मतलब ऐसा पहली बार देखा गया जब कश्मीर पर लोहार वंश शासिका रानी दिद्दा थी, आक्रमण किया गया तो रानी दिद्दा से पराजित हो गया था महमूद गजनी। ये पहली बार हुआ था, ध्यान रखिएगा। अब मथुरा वृंदावन में चलते हैं तो 1015 ईस्वी में मथुरा वृंदावन में आक्रमण किया गया था महमूद गजनी के द्वारा। यहाँ क्या होता है कि यह तो आप जानते हैं कि हिंदू तीर्थ स्थली भी है, अभी भी वर्तमान में लोगों की ऐसी मान्यता धारणाएं, लोग वहाँ जाते हैं। तो महमूद गजनी के द्वारा इस हिंदू तीर्थ स्थली को बहुत भयानक उत्पाद मचाया जाता है और इसे नष्ट किया जाता है, विध्वंस किया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, क्षेत्रीय कलचूड़ी शासक होते हैं कोक्कल द्वितीय, जो हार जाते हैं और ताबड़तोड़ यहाँ पर लूटपाट तोड़ फोड़ किया जाता है। और पूर्ण रूप से समझिए कि यह गजनी द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया जाता है। फिर आ गया कन्नौज। दोस्तों कन्नौज में भी 1015 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है महमूद गजनी के साथ। और यहाँ पर प्रतिहार शासक राज्यपाल होते हैं जो बिना युद्ध किए भाग निकलते हैं। अब देखिए बुंदेलखंड, महमूद गजनी द्वारा बुंदेलखंड में आक्रमण किया जाता है 1019 ईस्वी में। और बुंदेलखंड की राजधानी होती है कालंजर। और बुंदेलखंड के चंदेल शासक विद्याधर एक विशाल सेना जुटाई। यहाँ पर भी दोस्तों दूसरी बार उसे मात खानी पड़ी। जैसे ही विद्याधर ने एक विशाल सेना जुटा दिया तो महमूद गजनी उसकी विशाल सेना को देख करके अचंभित हो गया, यानी दिग्भ्रमित हो गया, जिसके कारण वह कोई निर्णायक युद्ध किया ही नहीं, युद्ध से परे रह गया। वो महमूद गजनी युद्ध नहीं किया था। अब अगला है सोमनाथ। दोस्तों सोमनाथ जो 1025 ईस्वी में आक्रमण किया गया। कहा जाता है कि सोमनाथ से अपार मात्रा में धन संपत्ति लूट करके ले गया था गजनी, ये महमूद गजनी। ये सोमनाथ मंदिर जो है दोस्तों गुजरात में मिलेगा। काठियावाड़ के शासक थे भीमदेव, ये भी बिना युद्ध किए भाग निकले। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यह जो पवित्र शिव मंदिर था सोमनाथ में, कि पवित्र शिव मंदिर को नष्ट कर दिया महमूद गजनी और भयंकर उत्पाद मचा दिया, कत्ले आम किया तथा अपार मात्रा में धन सामग्री लूट ले गया। तो यह था महमूद गजनी से संबंधित विशेष जानकारी। इसके बाद हम आगे की कड़ी में हम लेकर के आएंगे मोहम्मद गौरी। और जैसे ही मोहम्मद गौरी संपन्न होता है तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, मोहम्मद गौरी के बाद आएगा दिल्ली सल्तनत हमारा शुरू हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह बातें समझ में आई होगी, कुछ दिक्कतें हुई होंगी, यानी जैसे ही मेरी तबीयत बहुत जल्द सुधार में आ जाएगी तो और भी बेहतर तरीके से हम आपके बीच लेकर के आते रहेंगे। इसी प्रकार आप अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।